इस दुनिया में इंसान दो तरह की गलतियां करता है, एक अनजाने में और दूसरा जानबूझकर। अनजाने में की हुई गलतियों को तो माफ़ किया जा सकता है, पर जो इंसान जानबूझकर गलतियां करता है वो कतई माफ़ी के लायक नहीं होती हैं। और जो इंसान जानबूझकर गलतियां करता है उससे सिर्फ उसे ही परेशानी नहीं होती है, बल्कि उसके साथ और भी कई लोगों की ज़िंदगियां भी तबाह और बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी ऐसा ही कुछ होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द की प्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है बरेली, और इसी बरेली ज़िले का एक थाना पड़ता है नवाबगंज, और इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है लावाखेड़ा, और इसी लावाखेड़ा गांव का रहने वाला है परमानंद। परमानंद की पत्नी का नाम है उर्मिला देवी। परमानंद जो पेशे से एक किसान हैं। परमानंद के टोटल 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटी और 2 बेटे। परमानंद जो अपने तीनों बेटियों की शादी कर चुका है। बड़ा बेटा है मनोज और सबसे छोटा बेटा है गणेश। मनोज जो कि शादीशुदा है। मनोज की पत्नी का नाम है गीता। मनोज जो दिल्ली शहर में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। परमानंद का पूरा परिवार काफ़ी खुशहाल तरीके से अपना जीवन व्यतीत करता है। लेकिन परमानंद की जब तबीयत खराब हो जाती है, 27 जुलाई 2023 को परमानंद की बहू गीता अपने ससुर का इलाज कराने के लिए अपने घर से बाहर लेकर जाती है। लेकिन गीता जब अपने ससुर को अपने घर से बाहर लेकर निकलती है, उसके बाद दोनों वापस घर ही नहीं आते हैं। इसीलिए परमानंद का सबसे छोटा बेटा गणेश अपनी भाभी के नंबर पर फ़ोन करता है, लेकिन अब गीता का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद गणेश अपनी भाभी और अपने पिता की हर जगहों पर तलाश करता है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। और देखते ही देखते लगभग 2 हफ्ते का समय गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही 2 हफ्ते का समय गुजर जाता है, आखिरकार 11 अगस्त को गीता अपनी ससुराल में पहुंचती है। लेकिन गीता के साथ उसका ससुर परमानंद नहीं होता है। गणेश जब अपनी भाभी से अपने पिता के बारे में पूछताछ करता है तो गीता बताती है कि वो एक रिश्तेदार के घर गए हैं। उसके बाद गीता अपने ससुराल में 2 दिनों तक रहती है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजर जाता है, उसके बाद गीता भी अचानक कहीं गायब हो जाती है। उसके बाद गणेश अपनी भाभी के नंबर पर फ़ोन करता है। घंटी तो जाती है, लेकिन गीता अब फ़ोन नहीं उठाती है। जब उसके पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है, उसकी भाभी भी फ़ोन नहीं उठा रही है, तो आखिरकार 21 अगस्त 2023 को गणेश नज़दीकी थाने में जाता है और अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस जब गणेश से उसके पिता के बारे में पूछताछ करती है तो गणेश पूरी कहानी पुलिस वालों को बता देता है कि उसके पिता उसकी भाभी के साथ गए थे। उसकी भाभी 2 हफ्ते बाद वापस घर भी आई थी, लेकिन उसके बाद गीता भी कहीं गायब हो गई है। गणेश पुलिस वालों को पूरी कहानी तो बताता ही है, साथ ही साथ गीता का नंबर भी पुलिस वालों को दे देता है। पुलिस भी गीता के नंबर पर फ़ोन करती है। घंटी तो जाती है, लेकिन गीता फ़ोन नहीं उठाती है। पुलिस जब लगातार गीता के नंबर पर फ़ोन करती है तो बीच में एक बार गीता फ़ोन उठा लेती है। पुलिस जब गीता से पूछताछ करती है तो गीता पुलिस वालों से झूठ बोलती है। गीता अपने आप को कभी दिल्ली तो कभी मुंबई में बताती है। इसीलिए पुलिस को अब गीता के ऊपर ही कहीं ना कहीं शक चला जाता है। गीता जब लगातार पुलिस को चकमा देने लगती है तो पुलिस गीता के बारे में पता लगाने के लिए उसके नंबर की कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि गीता अपनी बड़ी बहन ललिता और अपने जीजा प्रमोद के लगातार संपर्क में है। इसीलिए पुलिस प्रमोद और ललिता को थाने बुलाती है और गीता के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब दोनों से गीता के बारे में पूछताछ करती है तो ललिता गीता का पता पुलिस वालों को बता देती है। ललिता बताती है कि गीता बरेली में ही एक किराए के कमरे में रह रही है। ललिता जैसे ही पुलिस वालों को गीता का पता बता देती है, पुलिस 23 दिसंबर 2023 को बरेली शहर में जाती है और गीता को अपनी हिरासत में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर गीता से उसके ससुर परमानंद के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार गीता सच्चाई कबूल कर लेती है। गीता पुलिस वालों को बताती है कि परमानंद की हत्या कर दिया गया है।
लेकिन गीता जब इस हत्या की पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। गीता के पिता का नाम है गंगाराम, जो बहेड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत फरीदपुर गांव का रहने वाला है। गंगाराम के टोटल 4 बच्चे हैं, जिनमें सबसे छोटी गीता, जो अपने ही इलाके से पढ़ाई करती है। लेकिन गीता का पढ़ाई में दिल नहीं लगता है और बड़ी ही मुश्किल से 8वीं क्लास तक की पढ़ाई करती है और फिर अपनी पढ़ाई छोड़ देती है। गीता, जो दिखने में जितनी ही खूबसूरत है उतनी ही चंचल भी है। गीता को बचपन से ही लड़कों के जैसा शौक होता है। वो लड़कों के जैसा कपड़ा ही नहीं पहनती है, बल्कि ट्रैक्टर के साथ साथ मोटरसाइकिल भी चलाना जानती है और अक्सर मोटरसाइकिल निकालकर अपने ही गांव के लड़कों के साथ रेस भी लगाती है। लेकिन गीता जैसे ही जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, उसके गांव के कई सारे लड़के गीता के पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि गीता भी इतनी नासमझ नहीं थी। जब गांव के कई सारे लड़के गीता के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देते हैं, गीता भी अपने कदम को पीछे नहीं हटाती है, बल्कि अपने ही गांव के कई सारे लड़कों के साथ गीता का प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, गीता कई सारे लड़कों के साथ संबंध भी बनाती है। लेकिन ये सारी बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिप सकती हैं और आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी गीता के पिता गंगाराम को मालूम चल जाता है। गंगाराम को जब अपनी बेटी की हरकतों के बारे में मालूम चलता है तो अपनी बेटी गीता को काफ़ी समझाने का प्रयास करता है, लेकिन गीता अपने पिता की एक बात नहीं मानती है। इसीलिए गंगाराम अब अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है और आखिरकार गंगाराम की तलाश भी पूरी हो जाती है और लावा खेड़ा गांव का रहने वाला मनोज उसे मिल जाता है। मनोज जब पसंद आ जाता है, गंगाराम अपनी बेटी की शादी मनोज से कर देता है। मनोज भी जब गीता से शादी करके घर लाता है, खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद खुश होता है। धीरे धीरे समय गुजरना शुरू हो जाता है। जब 1 साल का समय गुजरता है, मनोज को एक बेटा भी हो जाता है। पर जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, मनोज को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाता है। इसीलिए मनोज अब अपना घर छोड़ देता है और फिर उधम सिंह नगर में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगता है और वहीं पर किराए का कमरा लेकर रहने लगता है। लेकिन मनोज जब पहली बार अपनी पत्नी को छोड़कर अलग होता है तो गीता अपने पति के लिए परेशान हो जाती है। जब गीता को अपने पति का सुख नहीं मिलता है तो गीता इधर उधर ताक झाँक करना शुरू कर देती है। तभी उसकी नज़र अपने ही ससुर परमानंद के ऊपर चली जाती है। दरअसल परमानंद भी जब अपनी बहू की खूबसूरती को देखा था तो परमानंद की नीयत भी कहीं ना कहीं खराब हो चुकी थी। इसीलिए परमानंद भी जब भी अपनी बहू की तरफ देखता है तो अजीब निगाहों से देखता है। दरअसल परमानंद ने जानबूझकर अपने बेटे को उसकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया था और नौकरी की तलाश में बाहर भेज देता है। उसके बाद परमानंद जब भी अपने घर के अंदर आता है, जब गीता से कुछ भी मांगता है, हाथों से लेने के बहाने छूने की कोशिश करता है, जिसे देखकर गीता को भी समझते देर नहीं लगती है कि उसका ससुर उससे चाहता क्या है। इसीलिए गीता भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और एक दिन गीता और परमानंद के बीच में उसी के घर के अंदर अवैध संबंध बन जाता है। जब एक बार ये सिलसिला शुरू हो जाता है तो फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेता है। लेकिन दोस्तों, आपको तो पता है कि ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिप सकती हैं और आखिरकार एक दिन परमानंद की पत्नी अपने पति और गीता को आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। परमानंद की पत्नी जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखती है, अपने पति और बहू को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो परमानंद कुछ समझने को तैयार होता है और ना ही गीता अपने कदम को पीछे हटाती है। इसीलिए मजबूर होकर परमानंद की पत्नी एक दिन ये सारी बातें अपने बेटे से बता देती है। जब इस तरह की बातें मनोज को मालूम चलता है, मनोज तुरंत ही घर आता है और अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर उधम सिंह नगर चला जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बावजूद भी गीता की आदतों में कोई सुधार नहीं आता है। दरअसल मनोज जब अपने नौकरी पर चला जाता है, उसके बाद गीता घर में ताला लगाकर दिन भर शहर में इधर उधर घूमना शुरू कर देती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात 2 लड़कों से होती है, जिनमें से एक का नाम है शेखर और दूसरे का नाम है अमित। दरअसल गीता का एक साथ ही अमित और शेखर के साथ में अवैध संबंध शुरू हो जाता है। उसके बाद अमित और शेखर ही गीता का खर्चा उठाने लगते हैं। गीता इन दोनों के साथ अक्सर घूम
घूमने ही नहीं जाती है बल्कि अक्सर बड़े बड़े होटलों में भी जाती है। जब यह सिलसिला शुरू हो जाता है, इस बात की जानकारी मनोज को नहीं मालूम चलता है, लेकिन गीता जिस घर में रहती है उसके ही पड़ोस का रहने वाला चंद्रकांत, जो शादीशुदा है। चंद्रकांत भी जब गीता की खूबसूरती को देखता है, क्योंकि चंद्रकांत उसका पड़ोसी है, इसीलिए चंद्रकांत भी अक्सर मनोज के घर आना जाना शुरू कर देता है। चंद्रकांत भी जब बार बार मनोज के घर पर आना जाना शुरू कर देता है तो गीता को भी समझते देर नहीं लगती है कि चंद्रकांत उससे चाहता क्या है, और आखिरकार ना चाहते हुए भी गीता और चंद्रकांत के बीच में भी अवैध संबंध शुरू हो जाता है। उसके बाद चंद्रकांत अक्सर गीता से मुलाकात करने के लिए उसके घर के अंदर ही जाता है। एक दिन दोपहर के समय जब दोनों अपने घर के अंदर ही थे, उसी वक्त मनोज अपनी नौकरी से वापस आ जाता है और दोनों को बेहद आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। मनोज जैसे ही इस तरह का नज़ारा देखता है, अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है, लेकिन गीता मार खाने के बावजूद भी अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय अपने पति से ही लड़ाई करने लगती है और कहती है कि जब मैं तुमको पसंद नहीं हूँ तो तुम मुझको छोड़ क्यों नहीं देते हो। छोड़ने की जब बात कहती है, इस पर मनोज काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमको तो अपनी इज्जत की कोई परवाह नहीं है, लेकिन मुझे अपनी इज्जत की काफ़ी परवाह है, इसीलिए सामान बांधो, हम आज के आज ही अपने घर चलते हैं। उसी दिन ही मनोज अपनी पत्नी को लेकर वापस घर चला जाता है। मनोज कुछ दिन तक तो घर में रहता है, फिर उसके बाद नौकरी की तलाश में दिल्ली चला जाता है, लेकिन गीता की आदतों में कोई सुधार नहीं आता है। चंद्रकांत जो मोनेरा गांव का रहने वाला है, इधर मनोज जब दिल्ली चला जाता है, उसके बाद गीता फिर से चंद्रकांत से मुलाकात करना शुरू कर देती है। अपनी ससुराल से बाइक लेकर निकलती है और चंद्रकांत से मुलाकात करने बरेली शहर चली जाती है। वहां जाती है, दिन भर अपना समय गुजारती है, उसके बाद वापस शाम को अपनी ससुराल चली जाती है। दरअसल इसके बाद गीता का सिर्फ चंद्रकांत के साथ ही अफेयर नहीं चलता है, बल्कि शेखर और अमित को भी अपनी ससुराल में ही बुलाना शुरू कर देती है। लेकिन ये बातें जब गीता के ससुर परमानंद को मालूम चलती है, वो गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है। परमानंद अपनी बहू को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है। गीता को जब घर से बाहर निकलने में रुकावट करना लगता है, गीता अपने ससुर से ही लड़ जाती है। कहती है कि तुम मुझे अपनी जागीर मत समझो, जब मैं अपने पति को कुछ नहीं समझती हूँ तो तुम क्या चीज़ हो। परमानंद के लाख समझाने के बावजूद भी गीता अपने ससुर की बात नहीं मानती है और अक्सर चंद्रकांत से मुलाकात करने के लिए बरेली शहर जाना शुरू कर देती है। इस वजह से परमानंद अपनी बहू के ऊपर दबाव डालने लगता है। ये बातें गीता को पसंद नहीं आती है। गीता को लगता है कि शायद उसका ससुर उसके रास्ते का रोड़ा बन चुका है, इसीलिए गीता अब अपने ससुर को ही इस दुनिया से हटाने का तय कर देती है। गीता जाकर चंद्रकांत से मुलाकात करती है और जैसे ही अपने ससुर को इस दुनिया से हटाने की बात कहती है, चंद्रकांत भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद गीता अपने ससुर से प्यार मोहब्बत से बातचीत करने लगती है। इसी दौरान परमानंद की तबीयत खराब हो जाती है। गीता परमानंद का इलाज कराने के बहाने 27 जुलाई को अपने घर से लेकर बाहर निकलती है और सीधे चंद्रकांत के घर बरेली पहुंच जाती है। वहां जाकर चंद्रकांत से परमानंद की मुलाकात ही नहीं करवाती है, बल्कि अपने ससुर से झूठ भी बोलती है कि चंद्रकांत ने जो भी गलतियां किया है, अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता है। परमानंद भी गीता की बातों में आ जाता है। दोनों जब बरेली में चंद्रकांत के घर पर पहुंचते हैं, इधर चंद्रकांत अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही शराब की कुछ बोतलें खरीद कर रख लेता है। जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं, चंद्रकांत और परमानंद दोनों एक साथ बैठकर शराब पीने लगते हैं। चंद्रकांत अपने षड्यंत्र के तहत काफ़ी मात्रा में परमानंद को शराब पिला देता है। परमानंद जैसे ही नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद गीता और चंद्रकांत मिलकर परमानंद का ही गमछा लेकर उसके गले में फंसाकर तब तक जोर से खींचते हैं जब तक कि परमानंद की मौत नहीं हो जाती है। परमानंद जैसे ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, उसके बाद गीता अपनी बाइक निकालती है, खुद चलाती है और पीछे चंद्रकांत बैठ जाता है और बीच में परमानंद की डेड बॉडी को लेकर इस तरीके से बैठता है कि सड़क पर निकले
तो किसी को शक ना हो कि परमानंद इस दुनिया को छोड़कर जा चुका है। उसके बाद दोनों मिलकर परमानंद की डेड बॉडी को लेकर सीधे भाखड़ा नदी के किनारे पहुंचते हैं और परमानंद की डेड बॉडी को एक बोरी में पैक करते हैं। साथ ही साथ उस बोरी में कुछ ईंट भी डाल देते हैं और उसकी डेड बॉडी को नदी में फेंक कर वापस चले जाते हैं। लेकिन गीता जब वहाँ से वापस आती है 2 सप्ताह तक बरेली में ही चंद्रकांत के साथ ही रहती है। लेकिन जैसे ही अपने ससुराल पहुँचती है, इधर परमानंद का सबसे छोटा बेटा गणेश अपने पिता के बारे में पूछताछ करता है, जिसकी वजह से गीता को डर सताने लगता है कि शायद वो कहीं पकड़ी न जाए। इसीलिए 2 दिनों तक वहाँ रहती है और फिर 2 दिनों के बाद अपनी ससुराल छोड़कर फरार हो जाती है। वाकई में गीता जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताती है, पुलिस गीता की ही निशानदेही पर उसके प्रेमी चंद्रकांत को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है और गणेश की तहरीर पर इन दोनों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।